जीवन में अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। क्योंकि भीड़ के साथ चलने से साहस तो मिलता है, लेकिन भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो कि आसान लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। तो इसलिए अपनी राह स्वयं चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी अभी तक की लाइफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, थोड़ा ही दूंगा और मतलब जिससे कि कैसे मैं टीचिंग में आया, क्या क्या मैंने प्राइवेट जॉब्स करी और कैसे फिर मैं बैंक में आया और क्यों मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं और गाइड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने इनिशियल ईयर्स की, तो 12th के बाद से ही मैंने बहुत सारी जॉब्स करी हैं, अलग अलग फिनेंशियल नीड्स की वजह से। तो जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये थोड़े अच्छे वाले दे रहा हूं। स्ट्रगल लाइफ का थोड़ा ज़्यादा रहा है लाइफ में। बहुत बहुत सारे काम किए, प्राइवेट काम छोटे, जैसे कि किसी भी कोई जॉब मिल जाए छोटी मोटी कोई भी, ऐसे बहुत सारी करी हैं। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छे जॉब्स की बात करूं जो लास्ट लास्ट में मैंने करी हैं, जैसे जैसे गैरेज में काम किया मैंने, तो और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया, एक होटल में भी रिसेप्शन में काम किया। ये गैरेज और कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो मैंने काम किया वो सुपरवाइज़र के तौर पे किया। और किसी में मैं, जैसे कि होटल में मैंने 1 साल तक जॉब करी, गैरेज में भी लगभग 1 साल के करीब करी। और ऐसे ही कभी कि कोई जॉब 1 साल तक, कोई 1.5 साल तक, कोई 6 महीने तक, ऐसे। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम किए, जैसे कि पटाखे भी बेचे हैं। तो ये सब फिनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए था, ज़रूरी था पैसा उस टाइम पे होना। और फिर तो जो इनिशियल ईयर्स हुए, क्योंकि उस टाइम पे गाइडेंस तो था नहीं बहुत ज़्यादा, कोई गाइड करने वाला कोई ऐसा बहुत साथ में था नहीं कि जो कि अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो लाइफ के कुछ प्राइम ईयर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा वेस्ट भी हो गए। फिर बाद में लाइफ ऐसे ही चल रही थी। फिर अचानक एक फ्रेंड से बात हुई, तो उसने कहा चलो यार बैंक की तैयारी करते हैं। तो पता चला कि बैंक में जो मैनेजर्स वगैरह बनते हैं, तो इनिशियल इनकी जो एंट्री होती है वो एज अ पीओ होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो अब किसी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले मैंने क्या सोचा कि चलो घर में ही पहले थोड़ा सा तैयारी कर ली जाए, क्योंकि पढ़ाई का ऐसा टेस्ट तो छूट ही रखा था। जैसे जॉब्स वगैरह करते थे तो टाइम तो ऐसा मिलता नहीं था। तो फिर क्या किया कि मैंने एक RS अग्रवाल की बुक ली और उसको घर में सॉल्व करना शुरू किया। स्कूल डेज़ में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत करके अपना इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा कर लिया था। तो उस RS अग्रवाल की बुक को मैंने लगभग 1 महीने के दौरान मैंने उसके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो SSC और बैंक से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे मैंने घर में कर डाले। अब किस तरीके से मैंने वो पढ़ाई करी थी, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको मैथ्स की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से इंग्लिश की, किस तरीके से रीजनिंग की और किस तरीके से GK की। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँगा। लेकिन चलो खैर, अभी बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है आज के वीडियो का। तो पहले मैंने वो बुक अपने आप ही घर में फिनिश करी, जो और एक अच्छे तरीके से कर ली, यानी कि इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पूरा तैयार थे हम। देखो, ये आपके लिए हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में एकदम ज़ीरो चले जाओ। आप ज़ीरो जाओगे तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इससे बेटर ये होता है हमेशा कि आप घर से ही कुछ इस तरीके से जाओ, थोड़ा सा तैयार होके, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो अब क्योंकि पढ़ाई ठीक थी, अपना लेवल ठीक था, तो इंस्टीट्यूट में जो हमें पढ़ाते थे उनका वो अपना इंस्टीट्यूट था और हमारे बैच को वो ही पढ़ाते थे खुद। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे मुझसे, और सिर्फ 1 महीने के दौरान ही उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे पढ़ा सकते हो। तो अब आप लगा लो कि मैं किस तरीके से घर से तैयार होकर वहाँ पे पढ़ाई के लिए गया था कि ऐसा हुआ। अब वहाँ पे पढ़ाने से पहले मैं अपने घर में एक किसी के घर जाके 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 6, 7, 8 ऐसे ही बच्चे थे।
5th 6th 7th 8th जो छोटी क्लासेस के। तो जब उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए बोला तो इनिशियली तो कॉन्फिडेंस नहीं आया होता, तो उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने उसके बाद भी कुछ दिन के बाद दोबारा से मुझे कॉल किया और दोबारा हमारे बीच में बात हुई, तो खैर मैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। और इस तरीके से मेरा एक पढ़ाने का काम शुरू हुआ। इतनी सारी प्राइवेट जॉब करने के बाद मैं पढ़ाने लगा और एक प्रोफेशनल तौर पे पढ़ाने लगा, प्रोफेशनल टीचर के तरीके से। सही चल रहा था सब कुछ। मतलब उससे ऐसा था कि मतलब मैं रीजनिंग भी पढ़ा देता था, मैं मैथ्स भी पढ़ा देता था, क्योंकि ठीक था मेरा हिसाब। और वैसे ही मैं जीके की तैयारी भी बच्चों को करा देता था। उस इंस्टीट्यूट में मैंने पूरे 5 साल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया। सब सही चल रहा था। उस दौरान मैंने जैसे कि ये बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी दिए, तो मेरे रिटर्न भी क्लियर हुए, एसबीआई का रिटर्न भी क्लियर हुआ था। लेकिन उसमें ये थोड़ा सा उस टाइम पे इंग्लिश में काफ़ी सारी दिक्कतें थी, तो फाइनली जो भी था इंटरव्यू वगैरह में मैं क्लियर नहीं कर पाया। एसएससी में भी मैं अपियर हुआ था, प्रीलिम्स वगैरह मैंने जब भी एक ही बार दिया था, क्लियर हो गया था एग्ज़ाम। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा जो कि मैंने लाइफ में दिया हो और वो क्लियर ना हुआ हो रिटर्न। फिर उस टाइम पे क्योंकि मैं पढ़ाने लगा तो पढ़ाने में इतने डूब गए हम कि फिर कंपटीशन का सोचा ही नहीं, क्योंकि सब सही चल रहा था और लगा कि यार नौकरी से अच्छा तो यही है। और जो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सही चीज़ है पढ़ाना, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप अपने शौक़ को भी पूरा कर रहे हो और साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से कमा भी रहे हो। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर 5 साढ़े 5 साल पढ़ाने के बाद उस इंस्टीट्यूट में मैंने एक अपना सेपरेट इंस्टीट्यूट शुरू किया 2008 में, 2007 के एंड में। और वो मुझे उसका रिस्पांस भी अच्छा मिला। मैंने सिंगल हैंडेडली उस इंस्टीट्यूट को चलाया। मैथ्स भी मैं पढ़ाता था, रीजनिंग भी, जीके भी, और कंपटीशन के लायक बच्चों को इंग्लिश के लिए भी तैयार मैं कर देता था, सिलेबस उनका कंप्लीट करा देता था। सही चल रहा था सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मैंने कभी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अपनी लाइफ में कभी दिया ही नहीं, और फिर सोचा भी नहीं कभी कि गवर्नमेंट जॉब करनी है या कोई भी जॉब आगे करनी है। अब बात यह आई कि मतलब मैं बैंक में कैसे आ गया। तो मैं बैंक में ऐसा आया कि जैसे कि उस दौरान 2015 में ये एक कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म आया, जिसमें कि सीनियर मैनेजर के लिए कुछ 7 जनरल की सीट थी, 7। और ये JBM यानी कि आप पीओ सोच लो आप, उसकी जो सीट्स थी 35 के करीब थी जनरल कैटेगरी में। तो ये एग्ज़ाम आया, तो अब बच्चों को तो मैं तैयारी करवा ही रहा था इस एग्ज़ाम की। लेकिन फिर ऐसे ही एक दिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बात हुई, तो एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार ढंग से कर लेना तैयारी, ये एग्ज़ाम निकलना चाहिए। तो वो मुझे बताता है कि यार उसने तो अभी फॉर्म ही नहीं भरा वो। तो मैंने पूछा क्यों, कब भरेगा, अब हफ्ता भर तो खुल रह गया लास्ट डेट के लिए। तो मुझे बोलता है कि यार सर रहने देता हूँ मैं ये फॉर्म कि। फिर मैंने पूछा क्यों, रीज़न क्या है, जबकि उस लड़के का लेवल अच्छा था, इसीलिए मैं उससे इतना बात कर रहा था कि भैया क्या दिक्कत है, क्यों नहीं भर रहा है। तो वो कहता है कि सर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, SBM में सिर्फ 7 सीटें हैं और JBM में भी जो है वो केवल 35 के लगभग सीट्स है। और उसने मुझे रीज़न दिया कि स्टेट लेवल में जो होता है करप्शन भी काफ़ी होता है, तो कहाँ से होगा इतनी कम सीट्स में। तो मैंने उसे एक बात बोली, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि ये सब एक बहानेबाजी हो जाती है कि करप्शन है। मैंने कहा अगर करप्शन इतना ही अंधेर हो जाता तब तो फिर ये दुनिया ही चलना मुश्किल हो जाता। ठीक है हम मान लेते हैं कि चलो थोड़ा बहुत सिफारिश हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 100% अपॉइंटमेंट जो होंगे वो करप्शन के थ्रू होंगे। 2-4 अपॉइंटमेंट हो गए, चलो किसी की सिफारिश लग गई, कुछ हो गया, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यार सारा का सारा एकदम करप्शन है। मतलब सरकार को तो फिर आपने बिल्कुल ही वो कर दिया एकदम कि भ्रष्ट घोषित कर दिया अपने विचारों से, तो ये सही नहीं है। तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप अपने एग्ज़ाम को ही इतना अच्छा लेवल का लगा लो कि किसी के पास आपको रिजेक्ट करने का कोई रीज़न ही ना हो, आप टॉप में आ जाओ, तो क्या आपको रोक देंगे। तो कहता है कि सर ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि फिर उस ऐसी बातों बातों में चलता रहा। तो उसने कहा कि सर ऐसा करो कि आप ये एग्ज़ाम भर दो। तो मैंने तो कभी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने कहा मैं क्यों भरूंगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं नौकरी कर ले। तो कहता कि नहीं सर आप भर दो, फिर अगर जैसे आपका अगर निकल जाता है तो हम मान लेंगे कि हाँ चलो ठीक है कि फेयर सिलेक्शन होते हैं। तो अब दिक्कत ये आ गई कि अब मैं अगर ये फॉर्म नहीं भरता तो फिर मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूँ। और दिक्कत ये कि अगर मैंने फॉर्म भरा और किसी कारण से अगर मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि यार तुम लोग पढ़ किससे रहे हो जो अपने आप ही कंपटीशन नहीं निकाल सकता,
तो आप उससे पढ़ रहे हो, जैसा कि आज के डेट पे हो रहा है। कोई अपने आप नहीं निकला तो वो दूसरे को पढ़ाने चला। अब तो फिर मेरे सामने एक दुविधा सी आ गई थी। अब क्योंकि मैंने एम्प्लॉयमेंट में भी कभी नाम नहीं लिखवाया था, तो फिर मैंने उस दौरान, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था, तो फिर एम्प्लॉयमेंट में मैं जाके नाम लिखवाया केवल इस पेपर को भरने के लिए। अब मैंने पेपर भर दिया। अब थोड़ी टेंशन मुझे भी हुई, क्योंकि पढ़ाना एक अलग चीज़ है और खुद पेपर देना एक अलग चीज़ है। अब जैसे आप बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर प्रैक्टिस करनी है, जब तक पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं निकलोगे। तो एक्चुअल में पेपर प्रैक्टिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर है तो आप डायरेक्ट एग्जाम दो जाके, कोई ऐसा टेंशन वाली बात ही नहीं होती। जैसा मैं अपने केस की बता रहा हूँ, अब इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा बच्चे कम से कम मेरे जो है अलग अलग जॉब्स में हैं। कुछ बैंक्स में हैं, कुछ एसएससी में हैं, कुछ आर्मी में हैं, लेफ्टिनेंट सीडीएस के थ्रू जो निकले हैं, एयरफोर्स में निकले हैं सीडीएस के थ्रू, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कि अच्छे अच्छे एमबीए कॉलेज के लिए एमबीए करने के लिए क्वालिफाई किया। तो अब जब वो पेपर भरा तो मेरे लिए वो पेपर निकालना एक चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि मेरा उसमें पास होना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि अगर मैं ही उसमें पास ना होता तो मैं स्टूडेंट्स को क्या मुंह दिखाता। तो खैर रिजल्ट आया, पेपर का लेवल भी बड़ा अच्छा था। मैं उस पेपर को देख के ही समझ गया कि यार ये तो एक आम स्टूडेंट के बस का पेपर ही नहीं है। तो मैंने बहुत आराम से किया, मैं बहुत खाली भी बैठा रहा, क्योंकि जितना मैंने अटैम्प्ट किया मुझे लगता था कि यार 7 सीटें हैं तो भी आराम से निकल जाएगा। तो मैंने वो दोनों एग्ज़ाम जेबीएम और एसबीएम दोनों मैंने भरे और दोनों को मैंने वो क्वालिफाई किया। अब क्योंकि जॉब करना तो मेरी प्रायोरिटी में था ही नहीं, फिर भी अब बहुत सारे लोगों ने समझाया, 50 बातें होती हैं जैसे फिर आई। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार चलो, लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, सिर्फ अगर कोई काम बचा हुआ है तो वो एक सरकारी नौकरी है, चलो इसको भी करके देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं पसंद आएगा तो बाद में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से करके मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। अभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि मेरा ये जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो अब क्योंकि मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया तो अब मेरा बच्चों को पढ़ाने का काम तो छूट गया, और जिसका मुझे शौक भी है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि यार कोई मुझसे पढ़ ले और कोई हेल्प हो जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए, तो एक अजीब सी, एक अलग सी ही खुशी मिलती है। तो अब शुरुआत के 1-1.5 साल तो मैंने बहुत मिस किया ऐसा पढ़ाना। अब जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई पहले, तो वहाँ पे मैंने अपने आसपास अपने स्टाफ को बताया भी कि अगर कोई आसपास पढ़ना चाहता हो तो उसको बता देना कि मैं पढ़ाऊँगा और बिना पैसों के पढ़ा दूँगा, क्योंकि ताकि उनका भी भला हो। लेकिन मैंने देखा कि जैसे रूरल एरियाज़ में तो ख़ास तौर से हेजिटेशन बहुत होता है स्टूडेंट्स को, वो बात ही नहीं करना चाहते कि उनको पढ़ना है या वो है। तो मतलब कुछ ऐसा फ्रूटफुल नहीं हो पाया कि मैं किसी को पढ़ा सकूं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तब फिर मेरे दिमाग में बात आई कि यार क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए। तो सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकूं और उनको थोड़ा सा बता सकूं। मैंने 60 से ज़्यादा के करीब, अब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने वीडियो पोस्ट किए हैं इसमें, और काफ़ी सारे वीडियोस का रिस्पांस भी मुझे अच्छा मिला है। और लेकिन कुछ वीडियोस में मुझे रिस्पांस भी अच्छा नहीं मिला, मतलब व्यूज़ बहुत कम हुए हैं, कुछ में जैसे 100 से भी कम हुए हैं। और जबकि वो वीडियो सारे के सारे अच्छे हैं, और एक वीडियो बनाने में मेहनत भी बहुत जाती है। जैसे अगर मैं सोचूँ कि जैसे कि नौकरी के साथ साथ एक बैंक की नौकरी आपको कितनी चैलेंजिंग होती है, आपको पता ही है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो उसमें एक वीडियो बनाना, तो थोड़ा बीच में मैं पिछले कुछ समय से, तो जैसे आजकल तो ये कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो कुछ रेगुलर नहीं रह पाया हूँ, तो बीच में वीडियो बहुत कम बना पाया हूँ। और इस टाइम पे भी, जैसे इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे रात के 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ तो दिन में वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल ही है। दिन में तो ऑफिस ही है, शाम को आप नहीं बना सकते। छुट्टी के दिन भी अगर आप बनाना चाहते हो तो दिन में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इतना शोर आता है रूम के अंदर कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो आप तभी बना सकते हो लगभग 10 साढ़े 10 के बाद ही, जिससे कि आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे। और देखो गर्मी का टाइम है, फ़ैन भी ऑफ कर रखा है, तो एक वीडियो बनाना भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब है। फिर उसके बाद अगर कभी कभी जैसे किसी वीडियो में रिस्पांस नहीं मिलता सही, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। ये सोच के अजीब सा लगता है कि यार स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं है यार कि कौन सा वीडियो उसको देखना चाहिए। जैसे मैंने देखो कि कभी भी इतने सारे वीडियो जो डाले हैं, उसमें जैसे एक तो मुझे ट्रिक्स शब्द से थोड़ा सा परेशानी है। हालांकि मैंने 1-2 वीडियो में उसको यूज़ भी किया है ट्रिक शब्द, लेकिन वो बहुत मन मार के यूज़ किया है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जो स्टूडेंट है, आज का जो स्टूडेंट है उसको ये समझ ही नहीं है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। वो एक यूट्यूब में कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी किसी फॉर्मूले का कोई भी ट्रिक बता रहा है, उसको वो रटने की कोशिश कर रहा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा ही नहीं रहा।
तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे यही मकसद है कि थोड़ा सा मैं बच्चों को इस बात के लिए क्लियर कर सकूं कि भैया आपको पढ़ाई करनी किस तरीके से है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया संजय सर क्लासेस के नाम से। अब इस चैनल में अब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं थोड़ा सा रेगुलर रहूं और हफ्ते में 3-4 वीडियो या 3 वीडियो कम से कम डालूं ऑल्टरनेट डेज पे, जिसपे मैं मोटिवेशनल वीडियो भी डालूंगा। अपने पुराने स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग बैंक्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एसएससी के या आर्मी में, एयरफोर्स में, जो कि अभी कुछ तो मेजर भी बन गए हैं। मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो लगभग 15 साल का है। मतलब मैंने डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट, हर टाइप का स्टूडेंट मैंने पढ़ा दिया है और मुझे मज़ा भी आता है पढ़ाने में। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उस एक्सपीरियंस को मैं तो टोटल वेस्ट कर दूं, इसलिए मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूं। अब आने वाले भी कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। हर सब्जेक्ट के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, जीके के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग, कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पढ़ाई करने का जो तरीका है वो ही मैटर करता है। हर कोई पढ़ रहा है, बस जिसे स्मार्ट तरीके से हम पढ़ना कहते हैं आपको वो करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो और उसके साथ साथ मैं अपने कुछ पुराने स्टूडेंट जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनकी सक्सेस स्टोरी का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे ही मेरा उन लोगों से कांटेक्ट होता है मैं बात करूंगा उन लोगों से कि कब वो अवेलेबल होंगे मेरे पास आने के लिए, और मैं उनकी सक्सेस स्टोरी आपको लाइव वीडियो पे शेयर करूंगा आपके साथ। तो इस तरीके से था मेरा कि जैसे मैंने प्राइवेट जॉब करी, फिर मैं पढ़ाने लगा, किस तरीके से मैं पढ़ाने पे आया, फिर कैसे मेरी एंट्री बैंक में हुई जबकि मेरे दिमाग में कोई भी सरकारी नौकरी जैसी चीज़ नहीं थी, और कैसे क्यों मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो अब आने वाली वीडियो में मैं आपको अपनी नौकरी के बारे में भी, बैंक की नौकरी के बारे में भी मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और आपके रेगुलर जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई भी मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ऐसे वीडियो भी रेगुलर बेसिस पे डालने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि एकदम से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे शेयर भी करें, और मेरे सारे के सारे जो पीछे के वीडियो हैं उनको देखना ना भूलें। मैंने सेपरेट अपने चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स की कुछ प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उनको देखें और समझें। क्योंकि देखो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि लॉजिक्स पे, ट्रिक्स के बजाय लॉजिक पे, कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए बस फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।